नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय माता दी, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल, और मैं हूं विनोद फौजदार। स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास के अंदर आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। आज हम राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा क्रांतिकारी था, कब उसका जन्म हुआ, क्या उसके माता पिता का नाम था, कहाँ पे उसका जन्म हुआ, क्या क्या उसने कार्य किए, कब कब वो जेल गया, कौन कौन सी उसने पुस्तक लिखी, कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना करी। इस तरह से उसके बारे में सारी जानकारियां हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जो भी राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी रहे, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हो, चाहे वो किसान आंदोलन के दौरान हो, चाहे जनजातीय आंदोलन के दौरान हो, या प्रजामंडल आंदोलन के दौरान हो, कोई भी जो भी प्रमुख क्रांतिकारी हैं, उन सभी क्रांतिकारियों के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करके आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बगल में दिए हुए घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दें नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियोस। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। तो राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों में हम सबसे पहले बात करते हैं केसरी सिंह बारेट की। केसरी सिंह बारेट की बात करते हैं हम सर्वप्रथम जो बात करते हैं हम वो केसरी सिंह बारेट के बारे में बात करते हैं। केसरी सिंह बारेट का जन्म जो है 21 नवंबर 1872 ईस्वी में हुआ था, और देवपुरा खेड़ा गांव में हुआ था। 1872 ईस्वी में देवपुरा खेड़ा नाम के गांव में इसका जन्म हुआ था। ये देवपुरा खेड़ा, इस देवपुरा खेड़ा को वर्तमान में बारेट जी का खेड़ा कहते हैं। यानी कि क्योंकि इस जगह बारेट जी पैदा हुए थे, बारेट का नाम था, तो केसरी सिंह बारेट के नाम पर ही अब इस गांव का नाम पड़ गया है। बारेट जी का खेड़ा कहते हैं। पहले इस गांव का नाम देवपुरा का खेड़ा था, देवपुरा खेड़ा था। और ये गांव जो है शाहपुरा रियासत के अंदर आता है, जो कि वर्तमान में भीलवाड़ा जिले का हिस्सा है। भीलवाड़ा जिले का हिस्सा है वर्तमान में ये गांव जो है। इनका जन्म 21 नवंबर 1872 में देवपुरा खेड़ा नाम के गांव में हुआ था, जिसे वर्तमान में बारेट जी का खेड़ा कहते हैं। शाहपुरा रियासत का एक हिस्सा था, अब वर्तमान में भीलवाड़ा जिले के अंदर आता है। इनका जन्म चारण जाति में हुआ था। चारण जाति के थे ये, चारण जाति के थे केसरी सिंह बारेट। इनकी माताजी का नाम, इनकी माताजी के नाम की बात करें तो इनकी माताजी का नाम था वक्तावर कंवर। वक्तावर कंवर जो है इनकी माताजी का नाम था। इनके पिताजी कृष्ण सिंह बारेट थे। इनके पिताजी का नाम कृष्ण सिंह बारेट था, जबकि इनकी पत्नी का नाम जो है माणिक्य कंवर था। माणिक्य कंवर इनकी पत्नी का नाम था। इनके भाई का नाम जोरावर सिंह बारेट था। जोरावर सिंह बारेट इनके भाई का नाम था, और प्रताप सिंह बारेट इनके पुत्र का नाम था। प्रताप सिंह बारेट इनके पुत्र का नाम था। ये इनके पूरे परिवार की पृष्ठभूमि है, परिवार है इनका। केसरी सिंह बारेट, इनकी माता का नाम बख्तावर कंवर था। इनके पिता का नाम कृष्ण सिंह बारेट था। पत्नी का नाम माणिक्य कंवर था। भाई का नाम जोरावर सिंह बारेट था, और पुत्र का नाम प्रताप सिंह बारेट था। ये केसरी सिंह बारेट जो है एक प्रमुख कवि थे, एक अच्छे किस्म के कवि थे। ये जो है एक उत्कृष्ट किस्म के कवि थे, और इतिहासकार थे, तथा स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे या स्वतंत्रता सेनानी थे जो है केसरी सिंह बारेट। एक बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए हैं रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने इनके बारे में एक अपनी पुस्तक के अंदर लिखा था।
जब इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के उपरांत रास बिहारी बोस ने इनके बारे में लिखा था कि केसरी सिंह बारेट का संपूर्ण परिवार देश के लिए न्यौछावर हो गया था, कि ये एकमात्र ऐसा परिवार है जो संपूर्ण परिवार जो है देश के लिए न्यौछावर हो गया है। ऐसा कहने वाले थे कौन? ये कहने वाले थे ऐसा दास बिहारी बोस। दास बिहारी बोस ने केसरी सिंह बारेट के बारे में लिखा है कि केसरी सिंह बारेट का संपूर्ण परिवार जो है देश के लिए न्यौछावर हो गया, देश के लिए बलिदान हो गया था। इनकी शिक्षा की बात करें, इनकी शिक्षा जो है महंत सीताराम और पंडित गोपीनाथ जी के द्वारा के सानिध्य में हुई थी। यानी कि महंत सीताराम और पंडित गोपीनाथ इनके गुरु थे। इनकी शिक्षा जो है महंत सीताराम और पंडित गोपीनाथ के सानिध्य में हुई थी। केसरी सिंह बारेट मेवाड़ के शासक महाराणा फतेह सिंह को दरबार में प्रमुख सलाहकार के तौर पर काम करते थे। केसरी सिंह बारेट जो है मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के दरबार में काम करते थे और एक प्रमुख सलाहकार के तौर पर काम करते थे। केसरी सिंह बारेट जो है 1903 में, सन 1903 में लॉर्ड कर्जन का दिल्ली में दरबार लगा था। यानी कि लॉर्ड कर्नल उस समय हमारे देश के वाइसराय थे। उस दिल्ली दरबार के अंदर उन्होंने भारत की संपूर्ण रियासतों को बुलाया था, संपूर्ण रियासत और ठिकानेदारों को उन्होंने इनवाइट किया था और दिल्ली दरबार में आने का न्योता दिया था। 1903 में दिल्ली दरबार के अंदर केवल एकमात्र व्यक्ति ऐसे थे, उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह, जो नहीं सम्मिलित हुए थे। दिल्ली तो गए थे लेकिन दरबार में सम्मिलित नहीं हुए थे। बाकी सभी व्यक्ति, लगभग 600 व्यक्तियों को उन्होंने आमंत्रित किया था, तो 599 व्यक्ति दरबार में सम्मिलित हुए थे। केवल महाराणा फतेह सिंह सम्मिलित नहीं हुए थे। वो क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि केसरी सिंह बारेट ने जब महाराणा फतेह सिंह दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली दरबार में जाने वाले थे, जाने के लिए निकले थे, तो इन्होंने एक 13 सोरठे दिए थे इन्हें, और वो 13 सोरठे जो है चेतावनी राज चुंगटिया के नाम से प्रसिद्ध है। चेतावनी राज चुंगटिया के नाम से एक बुक है इनकी, जिसमें 13 सोरठे लिखकर इन्होंने दिए थे, और ये 13 सोरठे डिंगल भाषा के अंदर लिखे गए थे। ये ध्यान रखें, ये जो सोरठे लिखे थे इन्होंने, ये डिंगल भाषा के अंदर लिखे थे। और इन 13 सोरठों को पढ़ के जो फतेह सिंह है, महाराणा फतेह सिंह, उन्होंने अपना मन बदल दिया था और वो दिल्ली दरबार में नहीं गए थे। यानी कि इन 13 सोरठों को पढ़ने के बाद में दिल्ली दरबार नहीं गए थे महाराणा फतेह सिंह। इसका संपूर्ण श्रेय केसरी सिंह बारेट को जाता है। केसरी सिंह बारेट ने जो बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था चेतावनी राव चुंगटिया। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी प्रमुख पुस्तकों की, कि इन्होंने कौन कौन सी प्रमुख पुस्तक लिखी। तो केसरी सिंह बारेट ने चेतावनी राज चुंगटिया नाम की एक पुस्तक लिखी, जो 13 सोरठे जिसके अंदर थे, और डिंगल भाषा में लिखी गई पुस्तक थी। डिंगल भाषा वहां की क्षेत्रीय भाषा है, उदयपुर की या मेवाड़ की क्षेत्रीय भाषा है डिंगल भाषा। उसके अंदर लिख के चेतावनी राज चुंगटिया नाम की किताब इन्होंने दी थी, जिससे कि महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए थे। दिल्ली तो पहुंचे थे, ट्रेन में तो गए थे, ट्रेन में बैठ के दिल्ली स्टेशन तक तो गए थे, लेकिन जब स्टेशन पर ये किताब उन्होंने दी थी, उन किताब के ये 13 सोरठे पढ़ के महाराज ने अपना मन बदल दिया था और दरबार में शामिल नहीं हुए थे। इसके अलावा उन्होंने अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र का हिंदी में अनुवाद किया था। अश्वघोष के द्वारा एक किताब रची गई थी, बुद्ध चरित्र। इस बुद्ध चरित्र नाम की किताब का इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेशन भी किया था। कविराज श्यामल दास ददवाड़िया, कविराज श्यामल दास ददवाड़िया की जीवनी भी इन्होंने लिखी थी।
श्यामल दास ददबाड़िया की जीवनी जो है इनके द्वारा लिखी गई थी। तो ये 3 किताब थी इनकी। तीन इनकी ये प्रमुख किताब थी। पहली, दोबारा देख लें, पहली किताब चेतावनी राज चुंगटिया, डिंगल भाषा में लिखी गई थी, 13 सोटे थे इसके अंदर। दूसरी, अश्व घोष के द्वारा लिखी गई किताब बुद्ध चरित्र का हिंदी में ट्रांसलेशन किया था इन्होंने। और तीसरी किताब जो थी वो थी कविराज श्यामल दास के द्वारा लिखी गई, कविराज श्यामल दास ददबाड़िया। इनका पूरा नाम, जो कवि का पूरा नाम है वो है श्यामल दास ददबाड़िया। इनके द्वारा लिखी गई, इनकी जीवनी लिखी गई, सॉरी, इनकी जीवनी इन्होंने लिखी थी, इनकी जीवनी के बारे में इन्होंने लिखा था। अब बात करते हैं वीर भारत सभा की स्थापना। इन्होंने एक वीर भारत सभा की स्थापना करी थी। इन्होंने अकेले नहीं करी, कई क्रांतिकारियों ने मिलकर करी थी, लेकिन उसमें ये सम्मिलित थे। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 ईस्वी में करी थी। विजय सिंह पथिक, इसके अंदर कौन कौन शामिल थे? विजय सिंह पथिक शामिल थे, केसरी सिंह बारेट थे और अर्जुन लाल सेठी आदि ने मिलकर जो है भारत सभा की स्थापना करी थी। इस वीर भारत सभा की स्थापना जो है करी थी केसरी सिंह बारेट, विजय सिंह पथिक और अर्जुन लाल सेठी ने सन 1910 ईस्वी। तो ये थे हमारे केसरी सिंह बारेट के बारे में। अब हम बात करते हैं अगले क्रांतिकारी सेठ दामोदर राठे, सेठ दामोदर दास राठे। जो सेठ दामोदर दास राठे हैं हमारे, ये सेठ जी जाति से सेठ थे, बढ़िया थे, और इन्होंने समय समय पर जो है क्रांतिकारियों के लिए काफी पैसा दिया था। इनका जन्म 8 फरवरी 1884 ईस्वी में हुआ था। 8 फरवरी 1884 ईस्वी में जैसलमेर जिले के पोकरण के अंदर, पोकरण नाम की तहसील में या पोकरण नाम के गांव में या पोकरण नाम के कस्बे में हुआ था इनका जन्म जो है। ब्यावर के अंदर, ब्यावर अजमेर जिले में पड़ता है, ब्यावर के अंदर इन्होंने एक मिल डाली थी। उस मिल का नाम था कृष्णा मिल्स। द कृष्णा मिल्स के संस्थापक थे ये। और आपको पता होगा द कृष्णा मिल्स जो है, ये कृष्णा मिल्स राजस्थान की पहली सूती वस्त्र उद्योग की मिल है। यानी कि राजस्थान में पहली सूती मिल है। पहली सूती मिल इनके द्वारा डाली गई थी ब्यावर के अंदर, अजमेर में। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में पहली सूती वस्त्र उद्योग की मिल कौन सी है, तो वो द कृष्णा मिल है। इस कृष्णा मिल के जो मालिक थे, कृष्णा मिल के संस्थापक थे, वो सेठ दामोदर दास राठे थे। सेठ दामोदर दास राठे ने कृष्णा मिल की स्थापना करी थी ब्यावर के अंदर। इन्होंने राजस्थान के क्रांतिकारियों को की गतिविधियों में के लिए कई बार अपनी संपूर्ण संपत्ति इन्होंने देश के लिए न्यौछावर कर दी थी। यानी कि अपनी संपूर्ण संपत्ति का न्यौछावर करने वाले सेठ दामोदर दास थे। इन्होंने वैसे कोई विशेष विशेष क्रांति का काम स्वयं अपने फिजिकली शरीर से नहीं किया था, लेकिन बार बार अपनी संपत्ति जो है इन्होंने दान की थी क्रांतिकारियों के लिए, जिससे कि क्रांति का काम पूर्णतया संपन्न हो सके। यहां से कमाते थे कृष्णा मिल से, और वो जो कमाई होती थी उस कमाई को ये क्रांतिकारियों को दे देते थे। अपनी संपूर्ण संपत्ति भी इन्होंने दान कर दी थी क्रांतिकारियों के लिए। इनका उपनाम जो है, ये क्रांतिकारियों के भामाशाह कहलाए थे, क्रांतिकारियों के भामाशाह के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। ये जो है सेठ दामोदर दास क्रांतिकारियों के भामाशाह के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। इससे पहले आपने पढ़ा होगा 1857 के भी एक भामाशाह हुए थे। वो 1857 के भामाशाह के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, जिन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति तात्या टोपे
और अमरचंद नाम था शायद उनका, अमर सिंह अमरचंद कुछ इस तरह से नाम था। उन्होंने जो है अपनी संपूर्ण संपत्ति तांत्या टोपे और झांसी वाली रानी को दे दी थी, जो राजस्थान के प्रथम तांत्या टोपे भी कहलाए थे। वो 1857 की क्रांति के दौरान थे, लेकिन इनका जो उपनाम पड़ा है ये क्रांतिकारियों के भामाशाह कहलाए हैं, क्रांतिकारियों के भामाशाह के नाम से प्रसिद्ध हुए। और सेठ दामोदर दास का देहांत काफी जल्दी हो गया था। इनका देहांत जो है 2 जनवरी 1918 ईस्वी में हो गया था, मात्र 34 वर्ष की आयु के अंदर। 34 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया था। अगले क्रांतिकारी के बारे में बात करें तो वो हैं गोकुल भाई भट्ट। ये गोकुल भाई भट्ट, इनका जन्म 1897 ईस्वी में सिरोही जिले के अंदर हाथल गांव में हुआ था। सिरोही जिले के अंदर हाथल गांव में 1897 में इनका जन्म हुआ था, गोकुल भाई भट्ट। ये जो है महाशिवरात्रि के दिन फाल्गुन कृष्ण तेरस को, फाल्गुन कृष्ण तेरस को पैदा हुए थे। 1897 ईस्वी में महाशिवरात्रि के दिन पैदा हुए थे। फाल्गुन कृष्ण तेरस को जो है ये पड़ती है। गोकुल भाई भट्ट जो है गांधी जी तथा अहिंसा के विचारक थे। ये गांधी जी के भक्त थे, गांधीवादी थे और अहिंसा के विचारवादी थे, अहिंसा का समर्थन करने वाले थे। इनका उपनाम की बात करें, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। इनको राजस्थान के गांधी के नाम से फेमस है ये गोकुल भाई भट्ट। ये क्वेश्चन 20 बार आया है कि राजस्थान के गांधी किसे कहते हैं, तो राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। इन्हें बांगड़ के गांधी, जबकि बंगड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या को कहते हैं। बंगड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या को कहते हैं और गोकुल भाई भट्ट को जो है राजस्थान के गांधी कहते हैं। राजस्थान में इन्होंने नशाबंदी तथा खादी के लिए जो है गांव में काफी काम किया था। इन्होंने नशाबंदी का अभियान चलाया था, नशाबंदी के रोकथाम के लिए काफी प्रयास किए थे। खादी और ग्रामों के उत्थान के लिए इन्होंने जो है काफी प्रयास किया था। आबू और दिलवाड़ा का राजस्थान में विलय कराने में गोकुल भाई भट्ट की बहुत बड़ी भूमिका थी, अद्वितीय भूमिका थी गोकुल भाई भट्ट। कुल मिला के माउंट आबू और दिलवाड़ा जो राजस्थान में शामिल हुए हैं, ये राजस्थान में शामिल कराने के लिए जिस व्यक्ति के प्रयासों की वजह से ये राजस्थान में शामिल हुए हैं, वो हैं गोकुल भाई भट्ट। अदरवाइज आबू और दिलवाड़ा, सरदार पटेल इन्हें गुजरात के अंदर शामिल करना चाहते थे। उस समय गुजरात नहीं था, बंबई प्रांत था। बंबई प्रांत के अंदर आबू और दिलवाड़ा को शामिल करना चाहते थे सरदार पटेल, लेकिन गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से ही आबू और दिलवाड़ा जो है राजस्थान के अंदर शामिल हुए थे। ये सिरोही रियासत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। जब सिरोही रियासत थी आजादी से पूर्व, तो वहां पर ये प्रधानमंत्री भी रहे थे सिरोही रियासत के। राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। राजस्थान प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे गोकुल भाई भट्ट। पद्म विभूषण और जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था और जमनालाल बजाज पुरस्कार से भी ये व्यक्ति जो सम्मानित थे। राजपूताना प्रांतीय डेरा प्रजा परिषद, राजपूताना प्रांतीय डेरा प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष जो है गोकुल भाई भट्ट थे। आगे बात करते हैं अगले क्रांतिकारी, जिनका नाम है प्रताप सिंह बारेट। प्रताप सिंह बारेट जो है केसरी सिंह बारेट के पुत्र थे। ये हमने इससे पहले
अभी इस पहली पहली स्लाइड में पढ़ा था हमने ये चीज। प्रताप सिंह बारेट के पुत्र, सॉरी, प्रताप सिंह बारेट जो है केसरी सिंह बारेट के पुत्र थे, यानी कि इनके पिता का नाम केसरी सिंह बारेट था और इनकी माता माणिक्य कंबर थी। इनका जन्म 24 मार्च 1893 ईस्वी में हुआ था उदयपुर के अंदर। 24 मार्च 1893 में उदयपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था प्रताप सिंह बारेट का। इनके चाचा का नाम जोरावर सिंह बारेट था। इनकी शिक्षा जयपुर में स्थित अर्जुन लाल सेठी के वर्धमान विद्यालय में हुई थी। अर्जुन लाल सेठी ये जयपुर से संबंधित प्रमुख क्रांतिकारी थे। इन्होंने जयपुर में और आसपास के क्षेत्रों में वर्धमान विद्यालयों की स्थापना की थी और वर्धमान विद्यालयों का जो प्रमुख कार्य था वो क्रांतिकारियों को शिक्षा देना था। एक प्रमुख क्रांतिकारी पैदा करना था, यानी कि क्रांतिकारियों को क्रांति की शिक्षा देना था, देशभक्ति सिखाना था, देश के लिए कुर्बान होना, कुर्बान करना, अपने आप को देश के लिए समर्पित करना, ये इनकी पाठशालाओं के मुख्य ध्येय था। तो प्रताप सिंह बारेट यहाँ के प्रथम विद्यार्थी थे। इसके वर्धमान विद्यालय के प्रथम विद्यार्थी अर्जुन लाल सेठी के प्रथम शिष्य प्रताप सिंह बारेट थे। जयपुर में इन्होंने इनसे शिक्षा ली थी और इन्होंने प्रताप सिंह बारेट ने और जोरावर सिंह दोनों ने मिलकर जो है भारत में सशस्त्र विद्रोह के लिए 23 दिसंबर 1912 में दिल्ली की चांदनी चौक में लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम फेंके थे, लेकिन लॉर्ड हॉर्डिंग बच गए थे। हुआ क्या था? हुआ यह था कि प्रताप सिंह बारेट और इसके चाचा जोरावर सिंह बारेट, इन दोनों को इस बात के लिए नियुक्त किया गया कि देश के अंदर सशस्त्र क्रांति हो रही थी 1911-12 के दौरान। देश में सशस्त्र क्रांति हुई थी, तो इस सशस्त्र क्रांति में प्रताप सिंह बारेट और जोरावर सिंह बारेट को, प्रताप सिंह बारेट जब मात्र 19 वर्ष के थे, 19 वर्ष की उम्र थी इनकी, और इनके चाचा जोरावर सिंह बारेट थे, इन दोनों को यह जिम्मेदारी दी गई कि चांदनी चौक के अंदर भारत के तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड हॉर्डिंग आने वाले हैं, वहां पर कोई सभा कर रहे हैं लॉर्ड हॉर्डिंग, उन लॉर्ड हॉर्डिंग पर आपको बम फेंकना है, वहीं आपको छत पर, किसी भी छत पर जाके छुप जाना है जहां पर ये सभा करेंगे, और वहां से आपको बम फेंकनी है, लॉर्ड हॉर्डिंग को इसमें समाप्त करना। ये इनको जिम्मेदारी दी गई थी। तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए प्रताप सिंह बारेट और जोरावर सिंह बारेट ने वहां पर बम बरसा कर, लेकिन दुर्भाग्य से लॉर्ड हॉर्डिंग उस बमबारी में, इनके द्वारा फेंके गए बमों में मर गए, सॉरी बच गए, और बाकी कुछ लोग मारे गए थे, लेकिन लॉर्ड हॉर्डिंग्स बच गए थे। जब लॉर्ड हॉर्डिंग्स बच गए थे, ये भारत के वाइसराय थे, उस समय भारत के प्रशासक थे, भारत के शासक थे, तो इन पर बम फेंकते ही पुलिस ने चारों तरफ से इनको पागल कुत्तों की तरह ढूंढना शुरू किया। ये छुपते छुपाते, बचते बचाते वहां से निकले, लेकिन प्रताप सिंह बारेट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जोरावर सिंह बारेट जो है वहां से निकल गए, और जोरावर सिंह बारेट जो है भूमिगत हो गए। प्रताप सिंह बारेट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके पुलिस जो है इनको मेरठ जेल ले गई। मेरठ जो कि वर्तमान में यूपी के अंदर पड़ता है। मेरठ जेल ले गई थी और प्रताप सिंह बारेट को अनेक प्रकार की यातनाएं दी, इतनी कठोर यातनाएं दी इनको, पर इन्होंने अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला। बार बार पुलिस या अंग्रेज अधिकारी इससे कहते थे, आप तो हमें, हम तो तुम्हारी जान बख्श देंगे, तुझे छोड़ देंगे, तुम तो सिर्फ उन क्रांतिकारियों का नाम बता दो जिन्होंने ये योजना बनाई है, जो तुम्हारे साथ थे। पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकाला इन्होंने, क्रांतिकारियों के बारे में एक शब्द नहीं बताया। प्रताप सिंह बारेट से एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि प्रताप, तेरी मां तेरे लिए रोती है, तू अगर क्रांतिकारियों का नाम बता दे, हम तुझे छोड़ देंगे, तेरी मां तेरे पहुंचने पर बहुत हंसेगी, बहुत रोएगी नहीं, उसको
उसको पछतावा नहीं होगा। तो प्रताप सिंह बारेट ने कहा था कि मेरी मां रोती है तो रोने दो, एक मां को रोने से हंसाने के लिए मैं हजारों माओं को नहीं रुला सकता। ये कथन था प्रताप सिंह बारेट का। दोस्तों, इनका देहांत जो है, कई साल इन्हें मेरठ जेल में रखा गया। मेरठ जेल में बहुत यातनाएं दी गई इनको। उसके बाद में इन्हें बरेली जेल में स्थानांतरित कर दिया गया और यातनाओं को बहुत ज़्यादा यातनाएं देने के बाद शारीरिक रूप से ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई थी इनकी। आखिरकार इन्होंने 7 मई 1918 को दम तोड़ दिया। 25 वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने जो है जेल में यातनाएं सहते हुए अपना शरीर त्याग दिया था। ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये थे शहीद प्रताप सिंह बारेट। जोरावर सिंह बारेट की बात करें तो जोरावर सिंह बारेट वहां से जो बम फेंकने के बाद भूमिगत हो गए थे और उन्होंने अपना शेष जीवन जो है भेष बदलकर अमरदास बैरागी के रूप में व्यतीत किया था। अमरदास बैरागी के रूप में व्यतीत किया था और इनका देहांत 1939 ईस्वी के अंदर हुआ था। इसके बाद बात करते हैं अर्जुन लाल सेठी की। अर्जुन लाल सेठी जो है राजस्थान में उग्र क्रांति के जनक कहे जाते हैं। राजस्थान में उग्र क्रांति के जनक जो है अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। राजस्थान में जन जागृति के अग्रदूत कहे जाते हैं। इनका जन्म 9 सितंबर 1880 ईस्वी में जयपुर के अंदर, जयपुर के एक जैन परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा, इन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की थी और लखनऊ विश्वविद्यालय के अधीन, उस समय इलाहाबाद आजकल वर्तमान में विश्वविद्यालय है, लेकिन उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं हुआ करता था। लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर इलाहाबाद कॉलेज से इन्होंने बीए की उपाधि प्राप्त की थी। कई किताबों में उसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय लिखा है, कई किताबों में इलाहाबाद कॉलेज लिखा है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय था उस वक्त पे, और लखनऊ विश्वविद्यालय के अधीन एक कॉलेज था इलाहाबाद कॉलेज, जहां से इन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त करी थी। जयपुर के जैन परिवार में प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने के स्नातक की डिग्री धारण की थी। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले जयपुर के जैनों में सबसे पहले व्यक्ति थे जो कि ग्रेजुएट थे, जो कि स्नातक थे। जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह ने अर्जुन लाल सेठी को चौमू का जिला कलेक्टर, जिलाधीश की नियुक्ति देने का प्रस्ताव दिया था। इसको अर्जुन लाल सेठी को इसके पिता बीए करने के बाद पकड़ के ले गए थे। जयपुर के शासक के पास में, जोधा सिंह के पास में, जयपुर के शासक माधो सिंह के पास में, जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह के पास ले गए थे। सवाई माधो सिंह ने इनकी योग्यता को देखते हुए इन्हें चौमू का जिला कलेक्टर बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अर्जुन लाल सेठी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया था, यह कहते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया था कि यदि अर्जुन लाल सेठी अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ये कहते हुए इन्होंने जो है ये प्रस्ताव ठुकरा दिया था नौकरी करने का। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, प्रमुख किताबों की बात करें तो इन्होंने 500 यज्ञ, मदन पराजय और महेंद्र कुमार नाम की पुस्तकें लिखी थी। प्रमुख रचनाएं थी इनकी कौन कौन, सेठी जी की तो 500 यज्ञ, मदन पराजय और महेंद्र कुमार, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। मैजनी की जीवनी भी हिंदी में इन्होंने ट्रांसलेट करी थी। मैजनी की जीवनी का भी हिंदी में इन्होंने अनुवाद
किया था। इनको जो है कर्नाटक की वेल्लूर जेल के अंदर रखा गया था 1914 से लेकर 1920 ईस्वी तक। कारण सशस्त्र विद्रोह में नाम आने के कारण इन्हें जो है वेल्लूर जेल में रखा गया था। लेकिन इससे पहले जयपुर जेल में भी इन्हें 1912 से 1914 के दौरान रखा गया था। उसका कारण क्या था? निजाम हत्याकांड में इनका नाम था। निजाम हत्याकांड में इनका नाम होने की वजह से इनको जो है जयपुर जेल में रखा गया था। निजाम हत्याकांड क्या है? बिहार के अंदर निजाम एक गांव है, बिहार स्टेट के अंदर निजाम एक गांव है, यहां पर इन्होंने एक साधु की हत्या कर दी थी। साधु की हत्या करने के पीछे साधु के पास बहुत सारा धन था, उससे धन प्राप्त करना इनका उद्देश्य था। इन्होंने साधु को लूट के उस पर से बहुत सारा धन प्राप्त किया, उसकी हत्या कर दी। इसके हत्या के आरोप में इन्हें जयपुर के अंदर 1912 से लेकर 1914 तक जेल में रखा। उसके बाद में इन्हें सशस्त्र क्रांति के अंदर इनका नाम आया, तो 1914 से 1920 तक ये बेल्लूर जेल में रहे। उसके बाद में जो है अजमेर आए ये, और 1920 से लेके 1941 तक का अंतिम समय इनका अजमेर में बीता। ये बच्चों को अरबी, फारसी और उर्दू सिखाते थे। अजमेर के अंदर ये 1920 से 1941 के दौरान सिखाते थे। वो अरबी सिखाते थे, फारसी सिखाते थे और उर्दू सिखाते थे। ये जो है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। अजमेर की दरगाह में 23 दिसंबर 1941 को इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें दफना दिया गया था। इनकी इच्छा थी कि जब मैं मरूं तो मुझे जलाया नहीं जाए, मुझे दफनाया जाए, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे, स्वयं हिंदू थे, मुसलमानों की भांति दफनाना चाहते थे। इन्होंने कहा मैं पैदा हिंदुओं की तरह हुआ हूं, हिंदू होके बड़ा हुआ हूं, हिंदू की तरह रहा हूं, मरने के बाद मुसलमानों की तरह मुझे दफनाया जाए। तो इनको जो है अजमेर की जो दरगाह है, उस दरगाह के अंदर 23 दिसंबर 1941 को इन्हें दफना दिया गया था। और इनकी स्मृति में एक शहीद मेला भी लगता है। अजमेर के अंदर वर्तमान में एक शहीद मेला आयोजित किया जाता है, जो इनकी स्मृति में आयोजित किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्रांतिकारी सेठ जमनालाल बजाज की। सेठ जमनालाल बजाज का जन्म जो है 4 नवंबर 1889 को काशी का बास में हुआ था। काशी का बास सीकर जिले में पड़ता है। यानी कि सेठ जमनालाल बजाज जो कि एक बहुत बड़े सेठ हैं, आज भी उनका नाम लिया जाता है। बजाज कंपनी इन्हीं की है। आज जो बजाज स्कूटर आता है, बजाज के ऑटो चलते हैं, बजाज की गाड़ियां आती हैं, ये सब इन्हीं की कंपनी है। सेठ जमनालाल बजाज, इनका जन्म 4 नवंबर 1889 को हुआ था काशी का बास सीकर के अंदर, जो कि शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आता है। इनका उपनाम गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से इन्हें जानते थे। गुलाम नंबर 4 के नाम से इन्हें जानते थे। गुलाम नंबर 4 कहते थे इनको, अपने आप को ये गुलाम नंबर 4 कहते थे। पहला गुलाम भारत माता को मानते थे कि पहली गुलाम भारत माता है। दूसरा गुलाम हमारा राजा है, देशी रियासत का राजा दूसरा गुलाम है। और तीसरा गुलाम जो है सीकर है, क्योंकि ये सीकर के रहने वाले थे, तो सीकर ठिकाने को तीसरा गुलाम मानते थे। उस समय सीकर एक ठिकाना हुआ करता था। और चौथा गुलाम खुद को कहते थे, तो ये खुद को गुलाम नंबर 4 कहते थे। गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से विख्यात हुए थे। भामा शाह के रूप में इन्होंने अपनी पूंजी देश हित में लगा दी थी। संपूर्ण पूंजी अपनी देश हित में लगाई इन्होंने। बार बार जब जब क्रांतिकारियों को पैसों की आवश्यकता पड़ी, तब तब इन्होंने पैसों की मदद करी। और महात्मा गांधी ने इनके बारे में कहा था कि ये एक ऐसा बढ़िया मुझे मिला है, ऐसा एक सेठ मुझे मिला है
कि जब जब जिससे इससे मैंने जो धन मांगा, जब जब भारत माता को पैसे की आवश्यकता पड़ी, इसने कभी मना नहीं किया, इसने हमेशा झोली खोल के पैसा दिया। चौथा, इन्हें प्रमुख गांधीवादी प्रचारक के तौर पे भी जानते हैं और गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में इन्हें नागपुर अधिवेशन में 1920 में नाम दिया गया था। गांधी जी ने 1920 में नागपुर अधिवेशन में इन्हें अपना पांचवा पुत्र कहा था। गांधी जी के साप्ताहिक अखबार, साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र को आर्थिक सहायता प्रदान करी थी इन्होंने। उस समाचार पत्र का नाम था नवजीवन। नवजीवन नाम का गांधी जी के द्वारा संचालित किया हुआ साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र था, जिसको इन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। इनको राय बहादुर की एक उपाधि दी गई थी अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के द्वारा राय बहादुर की एक उपाधि दी थी इनको, जिसे इन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होने की वजह से उस उपाधि को वापस लौटा दिया था। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के विरोध स्वरूप इन्होंने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी थी अंग्रेजों को। 1921 में इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करी थी वर्धा के अंदर। सत्याग्रह आश्रम वर्धा महाराष्ट्र के अंदर 1921 में इन्होंने स्थापना करी थी और 1927 में चरखा संघ की स्थापना करी थी जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर 1927 ईस्वी में जमनालाल बजाज के द्वारा चरखा संघ की स्थापना की गई थी। 1938 में जयपुर राज्य में प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था। 1936 के अंदर जयपुर राज्य का पुनर्गठन हुआ था। प्रजामंडल का पुनर्गठन तो 1936 में हो गया था, लेकिन 1938 में जयपुर प्रजामंडल के ये अध्यक्ष रहे थे। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष इन्हें 1938 ईस्वी में बनाया गया था और जयपुर प्रजामंडल का जो पुनर्गठन हुआ था वो 1936 ईस्वी में ही हो गया था। 1942 ईस्वी में गांधी जी ने इनको गौ सेवा सदन की जिम्मेदारी दी थी। गौ सेवा सदन की जिम्मेदारी 1942 में गांधी जी के द्वारा इन्हें दी गई थी और 11 फरवरी 1942 को सेठ जमनालाल बजाज का देहांत हो गया था। 11 फरवरी 1942 को सेठ जमनालाल बजाज का देहांत हो गया था। 4 नवंबर 1970 को भारत सरकार द्वारा इनकी स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। 4 नवंबर 1970 को सेठ जमनालाल बजाज की स्मृति में जो है एक डाक टिकट जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं हरिभाऊ उपाध्याय की। तो हरिभाऊ उपाध्याय जो है, इनका जन्म 9 मार्च 1893 के अंदर हुआ था। 9 मार्च 1893 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था भोरसा ग्राम के अंदर। भोरसा ग्राम ग्वालियर जिले में पड़ता है और ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर भोरसा गांव में इनका जन्म हुआ था हरिभाऊ उपाध्याय का। लेकिन इनकी कर्मस्थली इन्होंने अजमेर चुनी थी। ये अजमेर में इन्होंने सारा कार्य किया था। अजमेर में जीवन पर्यंत इन्होंने काम किया था। इनकी कर्मस्थली जो है अजमेर के अंदर थी। प्रमुख गांधीवादी विचारक व्यक्ति थे। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने, ये प्रबल समर्थक थे, बहुत काम किया था इन्होंने। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरिभाऊ उपाध्याय ने काफी कार्य किया था। अगर कोई महिला शिक्षा से संबंधित अगर प्रश्न आ जाता है कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने वाले प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे, तो हरिभाऊ उपाध्याय का नाम आंसर में आएगा। 1916 से लेकर 1919 ईस्वी के दौरान महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ में सरस्वती नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। 1916 से 1919 के दौरान महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ सरस्वती नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। 1919-20 से लेकर 1925 तक हरिभाऊ उपाध्याय ने गांधी जी की गतिविधियों में हिस्सा लिया था। गांधी जी के साथ रहे थे, गांधी जी की गतिविधियों में रहे थे। 1919-20 से लेकर 1925 तक
हरि भाऊ उपाध्याय जो है महात्मा गांधी के सानिध्य में रहे थे और उनके साथ गतिविधियों में हिस्सा लिया था। लेकिन 1925-26 से हरि भाऊ उपाध्याय जो है राजस्थान में के अजमेर नगर में आ गए थे। 1925-26 में हरि भाऊ उपाध्याय जो है राजस्थान के अजमेर में आके रहने लग गए थे। 1925 में इन्होंने सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना करी थी अजमेर के अंदर। 1925 में सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना करने वाले थे हरि भाऊ उपाध्याय। और महिला शिक्षा की स्थापना, महिला शिक्षा सदन की स्थापना भी इन्होंने अजमेर में करी थी 1925 ईस्वी के दौरान। 1927 ईस्वी में इन्होंने गांधी आश्रम तथा गांधी सेवा सदन की स्थापना की थी। 1927 ईस्वी के अंदर गांधी आश्रम तथा गांधी सेवा सदन की स्थापना करी थी इन्होंने। डांटूडी अजमेर के अंदर गांधी सेवा सदन की स्थापना डांटूडी नाम के स्थान पर करी थी अजमेर के अंदर। 1930 में हरि भाऊ उपाध्याय के द्वारा नमक कानून तोड़ने के कारण इन्हें राजस्थान का प्रथम डिक्टेटर भी कहा गया था। 1930 में इन्होंने हरि भाऊ उपाध्याय ने नमक कानून तोड़ा था, इसकी वजह से इन्हें राजस्थान का प्रथम डिक्टेटर कहा गया था। मालव मयूर नाम की एक पत्रिका थी 1924 ईस्वी में, जो महाराष्ट्र से प्रकाशित होती थी। इसमें भी इन्होंने संपादन का कार्य किया था। और औदम्बुर काशी से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका के अंदर भी इन्होंने जो है काम किया था। औदम्बुर काशी से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका थी। और जो है मालव मयूर 1924 ईस्वी में महाराष्ट्र से प्रकाशित होती थी, तो इन्होंने उन पत्रिकाओं में भी संपादन का कार्य किया था हरि भाऊ उपाध्याय के द्वारा। हरि भाऊ उपाध्याय अजमेर के एकमात्र मुख्यमंत्री रहे थे। अजमेर देश की आजादी के बाद में, क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश था, जब तक राजस्थान में इनका विलय नहीं हुआ था, तब तक हरि भाऊ उपाध्याय जो है वहां पे मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया था इन्होंने। 1966 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। 1966 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि दी गई थी, पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया गया था। और 25 अगस्त 1972 को अजमेर में इनका देहांत हो गया था। 25 अगस्त 1972 को हरि भाऊ उपाध्याय का अजमेर के अंदर देहांत हो गया था। इन्होंने गांधी जी, सीतारामैया और नेहरू जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों का हिंदी में ट्रांसलेशन किया था। गांधी जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी की पुस्तक थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सीतारामैया की पुस्तक थी द ग्रेट हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। और नेहरू जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इन तीनों पुस्तकों का ट्रांसलेशन हिंदी में इनके द्वारा किया गया था। हरि भाऊ उपाध्याय के द्वारा गांधी जी के द्वारा लिखी गई सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सीतारामैया की लिखी गई द ग्रेट हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस और नेहरू जी के द्वारा लिखी हुई डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तीनों पुस्तकों का हिंदी में ट्रांसलेशन हरि भाऊ उपाध्याय ने किया था। इसके अलावा इनकी प्रमुख पुस्तकों की और बात करें तो युग धर्म, सर्वोदय की बुनियाद, बापू के आश्रम और विश्व की प्रमुख विभूतियां इनकी प्रमुख कृति थी।
इनके द्वारा, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी? तो युग धर्म, सर्वोदय की दुनिया, सर्वोदय की बुनियाद, बापू के आश्रम और विश्व की प्रमुख विभूतियां, इन सारी पुस्तकों के रचयिता हरिभाऊ उपाध्याय थे। ये 1938 जयपुर प्रजामंडल का गठन हुआ। ये तो हमने पढ़ ही लिया है ये पहले, दोबारा पाठ रिपीट, पेज जो स्लाइड रिपीट हो गई है ये जमनालाल बजाज के बारे में था। ये हरिभाऊ उपाध्याय, ये भी पढ़ लिया हमने स्लाइड। ये भी पढ़ चुके हैं हम। और इसको भी पढ़ चुके हैं। हाँ जी, अब आते हैं हम, 4-5 स्लाइड जो है रिपीट हो गई थी, इसलिए हमने वो 4-5 स्लाइड छोड़ दी। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं हम अगले जो हमारे क्रांतिकारी थे, प्रमुख क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, वो थे जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास का जन्म 18 फरवरी 1899 ईस्वी को हुआ था, पुष्यकर्ण ब्राह्मण परिवार के अंदर, जोधपुर जिले में। पुष्यकर्ण ब्राह्मण परिवार के अंदर जोधपुर जिले में इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1899 ईस्वी के अंदर जय नारायण व्यास का जन्म हुआ था। इनके उपनामों की बात करें तो जय नारायण व्यास को किस किस उपनाम से बुलाते थे? तो इन्हें मारवाड़ के लोकनायक के नाम से बुलाते थे। मारवाड़ के लोकनायक थे, धूण के धनी थे, धूण के धनी के नाम से इन्हें जानते थे। शेर ए राजस्थान कहते थे इन्हें। मारसाब के नाम से कहते थे इन्हें, मारसाब कहते थे, टीचर, जिसका मतलब होता है टीचर मारसाब का, मारसाब के नाम से इनसे जानते थे। और लक्कड़ एवं फक्कड़ के नाम से जानते थे, लक्कड़ फक्कड़ है। नारायण, जय नारायण व्यास के ये उपनाम थे। जय नारायण व्यास राजस्थान के प्रथम व्यक्तित्व थे जिन्होंने सामंतवादी अत्याचार के विरुद्ध जो है आवाज उठाई थी तथा जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए, उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए प्रयास किया था, नारे लगाए थे इन्होंने। यानी कि ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सामंतवादी अत्याचारों के लिए, सामंती अत्याचारों के लिए, जागीरदारों के विरुद्ध अत्याचार, जागीरदारों के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को समाप्त करने के लिए इन्होंने आवाज उठाई थी। वहां पर उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए इन्होंने मांग करी थी, नारे लगाए थे। ये प्रथम व्यक्ति थे राजस्थान के, जय नारायण व्यास। इन्होंने प्रजामंडल आंदोलन में भी हिस्सा लिया था, जय नारायण व्यास के द्वारा लिया गया था। जय नारायण व्यास ने मारवाड़ प्रजामंडल में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इन्हें मारवाड़ की सरकार के द्वारा जालौर दुर्ग में एवं शिवाणा के दुर्ग में, शिवाणा का दुर्ग बाड़मेर में पड़ता है, में बंदी बना के रखा गया था। जय नारायण व्यास को मारवाड़ प्रजामंडल में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसके बाद मारवाड़ सरकार ने इन्हें अपने यहाँ पे आने से, मारवाड़ के अंदर आने से इन्होंने इन पर रोक लगा दी थी। मारवाड़ से इन्हें निष्कासित कर दिया था और इनको जालौर दुर्ग में और सिवाना के दुर्ग में मारवाड़ सरकार के द्वारा इन्हें बंदी भी बना के रखा गया था। 1927 ईस्वी में जय नारायण व्यास ने ब्यावर अजमेर में आ गए थे, क्योंकि इन्हें मारवाड़ से निष्कासित कर दिया था। तो 1927 में जो है ब्यावर अजमेर में आके रहने लगे थे और जहां पर इन्होंने तरुण राजस्थान नाम के समाचार पत्र का संपादन किया था। तरुण राजस्थान नाम के समाचार पत्र का संपादन जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया था, जो कि ब्यावर अजमेर से प्रकाशित होता था 1927 ईस्वी के अंदर। इन्होंने ब्यावर में राजपूताना प्रांतीय देशी राज्य
प्रजा परिषद, इन्होंने ब्यावर में राजपूताना प्रांतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का गठन करके राजनीतिक सम्मेलन भी किया था। यानी कि ब्यावर के अंदर जयनारायण व्यास के द्वारा राजपूताना प्रांतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का गठन किया गया था और इसका सम्मेलन भी आयोजित किया था। 1936 में इन्होंने मुंबई में मुंबई से अखंड भारत नाम के समाचार पत्र का संपादन किया था। यानी कि ये जयपुर से रहने के बाद मुंबई चले गए थे और 1936 ईस्वी में अखंड भारत नाम के समाचार पत्र का संपादन इन्होंने मुंबई में किया था। आगीबाण या अग्निबाण राजस्थानी भाषा में प्रकाशित पत्र था, वो भी उसमें भी ये संबंधित रहे थे इससे। एक पीप था, अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी, उसमें भी इन्होंने कार्य किया था। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक थी इनकी, इस पुस्तक को भी इन्होंने लिखा था। ये इनकी पुस्तक थी या लेख था या कहानी थी, कुछ भी मान सकते हैं, कहानी के तौर पे लिखी थी उन्होंने पुस्तक। पोपाबाई की पोल नाम की एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, जिसमें कि मारवाड़ सरकार की कानूनी अव्यवस्था पर व्यंग किया गया था, कटु आलोचना की गई थी। इस पुस्तक के अंदर जो है मारवाड़ सरकार की कानूनी व्यवस्था की कटु आलोचना की गई थी। पोपा की पोल नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी थी। इसके बाद 1948 ईस्वी में जोधपुर रियासत में उत्तरदायी सरकार में जयनारायण व्यास प्रधानमंत्री भी रहे थे। 1948 में इनके देश को आजाद होने के बाद जब मारवाड़ की सरकार बनी थी, जो उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी, तो मारवाड़ सरकार के अंदर जो है जयनारायण व्यास प्रधानमंत्री रहे थे। राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, स्वतंत्र राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और इनका कार्यकाल जो रहा है 1951 से लेकर 52 तक प्रथम बार, और दूसरी बार 1952 से लेकर 1954 तक। यानी कुल मिला के लगभग 3 वर्ष मुख्यमंत्री रहे हैं। 3 वर्ष में 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया इन्होंने, और इनका देहांत जो है 14 मार्च 1963 ईस्वी को हो गया था। इनका देहांत 14 मार्च 1963 को हो गया था। और इनका एक प्रसिद्ध कथन था कि अब राजाओं और सामंतों का शासन समाप्त होने जा रहा है। इनका एक प्रसिद्ध कथन था कि अब राजाओं और सामंतों का शासन जो है समाप्त होने जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं हम एक राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक की। इनके बिना राजस्थान की क्रांति अधूरी रह जाती है। राजस्थान के बड़े ही विख्यात और बड़े ही प्रमुख क्रांतिकारी थे विजय सिंह पथिक, जिन्हें राजस्थान का शेर भी कहते हैं। और राजस्थान का शेर जो है अर्जुन लाल सेठी ने इनको कहा था कि राजस्थान के शेर हैं ये। इनका जन्म, विजय सिंह पथिक का जन्म जो है 24 मार्च 1882 ईस्वी को हुआ था। 24 मार्च 1882 ईस्वी को विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ था। इनका जन्म गुड़ावली नाम के गांव में हुआ था, और ये गुड़ावली गांव बुलंदशहर में पड़ता है, और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के अंदर है। यानी कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर नाम के जिले में गुड़ावली गांव में विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ था। इनका मूल नाम जो है भूप सिंह गुर्जर था। इनका मूल नाम बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। इनका मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था और बिजौलिया किसान आंदोलन के संचालक और सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। विजय सिंह पथिक बिजौलिया किसान आंदोलन के सुप्रसिद्ध संचालक थे। इनकी माता का नाम कमला कौर था, इनके पिता का नाम हम्बीर सिंह था, इनके दादा का नाम इंद्र सिंह था, इनकी पत्नी का नाम जानकी देवी था, और यह रास बिहारी बोस के अनुयायी थे।
रास बिहारी बोस जो कि गरम दल के नेता थे, उनके अनुयायी थे विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने भी सशस्त्र क्रांति में हिस्सा लिया था। इन्होंने सशस्त्र क्रांति में हिस्सा लिया था। और सशस्त्र क्रांति में हिस्सा लेने की वजह से भूप सिंह गुर्जर, इनका तब तक नाम भूप सिंह गुर्जर था जब सशस्त्र क्रांति में इन्होंने हिस्सा लिया था। 1911-12 के दौरान जो सशस्त्र क्रांति हुई थी उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था और इनको जो है अजमेर में क्रांति करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन ये पकड़े गए थे। भूप सिंह गुर्जर और गोपाल सिंह खरवा ये दोनों पकड़े गए थे और इन दोनों को ले जाकर टॉडगढ़ दुर्ग के अंदर, जो टॉडगढ़ का दुर्ग अजमेर के अंदर है, अजमेर जिले में टॉडगढ़ का दुर्ग है, इस टॉडगढ़ के दुर्ग में इन्हें बंदी बना के रखा गया था, लेकिन यहां से ये भाग निकले थे। टॉडगढ़ दुर्ग की दीवार को फलांग कर ये भाग निकले थे और भाग के जो है ओंगड़ी गांव के अंदर पहुंच गए थे, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर ओंगड़ी गांव में पहुंच गए थे। यहां पर इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना करी थी और स्वयं शिक्षक बन गए थे और अपना नाम बदल के विजय सिंह पथिक रख लिया। यानी कि विजय सिंह पथिक इन्होंने ओंगड़ी गांव में, चित्तौड़गढ़ जिले के ओंगड़ी गांव में अपना नाम बदल के विजय सिंह पथिक रखा था, जहां पर इन्होंने विद्यालय की स्थापना करके स्वयं शिक्षक के तौर पर कार्य किया। इसके अलावा ये विद्या प्रचारणी सभा जो कि हरिभाऊ किंकर के द्वारा स्थापित की गई थी, विद्या प्रचारणी सभा, इसमें भी विजय सिंह पथिक जुड़े हुए थे। विजय सिंह पथिक जो है विद्या प्रचारणी सभा से भी जुड़े हुए थे, जो कि हरिभाऊ किंकर के द्वारा स्थापित सभा थी। इन्हें 1916 से लेकर 1927 तक विजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्होंने विजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और विजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व के लिए हरिभाऊ किंकर ने इन्हें मनाया था। हरिभाऊ किंकर के कहने पर इन्होंने विजौलिया किसान आंदोलन में ये सम्मिलित हुए थे वहां पर और इन्होंने उसका नेतृत्व किया था। इन्होंने उपरमाल पंचगोड़ की स्थापना भी करी थी 1917 ईस्वी में। 1916 से विजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और 1917 में उपरमाल पंचगोड़ की स्थापना करी थी विजय सिंह पथिक ने। झंडा गीत लिखा था इन्होंने। झंडा गीत को गाते हुए नानक भील शहीद हुए थे, वो झंडा गीत इन्होंने ही लिखा था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी थी 1919 के अंदर बड़दा, महाराष्ट्र में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा 1919 में बड़दा, महाराष्ट्र के अंदर स्थापना की गई थी। बाद में इसका स्थानांतरण जो है राजस्थान के अंदर किया गया था, राजस्थान के अंदर स्थानांतरण किया गया था और बड़दा, महाराष्ट्र से एक राजस्थान केसरी नाम का समाचार पत्र भी इन्होंने निकाला था। जब राजस्थान में स्थानांतरण हो गया था तो राजस्थान केसरी समाचार पत्र पर रोक लगा दी थी सरकार ने, उस पर रोक लगा दी थी। तो फिर इन्होंने नवीन राजस्थान नाम का समाचार पत्र निकाला था जो कि ब्यावर से निकला था, नवीन राजस्थान नाम का समाचार पत्र। और इसकी अध्यक्षता जो है संपादन जो है राम नारायण चौधरी ने किया था। इसके बाद में तरुण राजस्थान भी इसी संस्था ने निकाला था, राजस्थान सेवा संघ के द्वारा तरुण राजस्थान नाम का समाचार पत्र निकाला था, जिसका संपादन जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया था। इनका संबंध जो है यूपी के बुलंदशहर से, ये हम पढ़ चुके हैं, गुठावली गांव में है। 24 मार्च 1882 को इनका जन्म हुआ था। ये सब अभी हम इस स्लाइड पे देख ही चुके हैं, इससे पहले वाली स्लाइड पे। अब बात करते हैं बिजौलिया किसान आंदोलन की। बिजौलिया किसान आंदोलन जो है 1897 से लेकर 1941 तक चला था। देश का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था और पूरी तरह से 44 वर्ष चला था और 44 वर्ष में कोई हिंसा नहीं हुई थी। सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक किसान आंदोलन था ये बिजौलिया किसान आंदोलन।
बिजौलिया किसान आंदोलन का जनक जो है साधु सीताराम को कहा जाता है। साधु सीताराम ने प्रथम चरण में बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, लेकिन संपूर्ण तौर पर बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करता विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। साधु सीताराम को बिजौलिया किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है, लेकिन बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करता विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। साथ ही राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। राजस्थान में जितने भी किसान आंदोलन हुए उन सब ने विजय सिंह पथिक से प्रेरणा लेकर जगह जगह किसान आंदोलन हुए, इसलिए विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक कहा जाता है। साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक इस आंदोलन में 1916 में जुड़े थे, जो कि और 1927 तक 27 में अलग हो गए थे। 1923 में इन्हें जेल हो गई थी। 1923 से लेकर 1927 तक ये जेल में रहे थे। तो 1923 से मान सकते हो आप या 1927 से मान सकते हो। तो 1916 से लेकर 1923 तक सक्रिय रूप से ये जो है इस आंदोलन में जुड़े रहे थे, बिजौलिया किसान आंदोलन में। उसके बाद 1923 से लेकर 1927 तक 4 वर्ष से जेल में रहे थे और जेल से ही आंदोलन का संचालित करते रहे थे, जेल से सलाह देते रहे थे आंदोलन की। लेकिन 1927 में इनकी सलाह पर किसानों की जमीन चली गई थी। इन्होंने किसानों को जमीन छोड़ने के लिए कह दिया था कि जमीन को पड़ती छोड़ दीजिए, आप जमीन पड़ती छोड़ देंगे तो किसान को जो ठाकुर है, जो सामंत है, वो कहाँ से लगान लेगा। तो ऐसी सलाह इन्होंने दे दी थी। तो सामंत ने, जो जागीरदार था, उन्होंने किसानों की जमीन को नीलाम कर दिया था और ये बात उल्टी पड़ गई थी। जो किसान जो है काफी नाराज हो गए थे इस बात से लेकर विजय सिंह पथिक से। तो विजय सिंह पथिक जो है इस आंदोलन से खुद को विजय सिंह पथिक ने अलग कर लिया था और वो वहां से चले गए थे और ग्वालियर में जाके रहने लगे थे। फिर इसके अलावा दूसरी संस्था की बात करते हैं, राजस्थान सेवा संघ। इसकी स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी 1919 में। इसमें विजय सिंह पथिक प्रमुख थे। इसके अलावा सेठ जमनालाल बजाज, इन्होंने वित्तीय सहयोग दिया था। केसरी सिंह बारेट, अर्जुन लाल सेठी, ये भी, और नारायण चौधरी, ये भी संस्थापक सदस्यों में से थे। यानी कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में 1919 में की गई थी। विजय सिंह पथिक, सेठ जमनालाल बजाज, केसरी सिंह बारेट, अर्जुन लाल सेठी और नारायण चौधरी इनके संस्थापक सदस्य थे। राजस्थान केसरी समाचार पत्र को सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था वहां से। कहां से प्रकाशित किया गया था? वर्धा महाराष्ट्र से प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था? 1920 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था और बाद में इसको 1920 में अजमेर के अंदर स्थानांतरित किया गया था और आर्थिक सहायता प्रदान करने वाले थे सेठ जमनालाल बजाज। इसी राजस्थान सेवा संघ के द्वारा 1920 में ब्यावर अजमेर को में स्थानांतरित कर दिया था राजस्थान सेवा संघ को जो। और राजस्थान सेवा संघ ने मारवाड़ की जो सरकार थी, सरकार के द्वारा जब नवीन राजस्थान केसरी समाचार पत्र पर रोक लगा दिया, तो इस संस्था ने एक दूसरे नाम से, नए नाम से, नवीन राजस्थान के नाम से समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया और इस समाचार पत्र का संपादन राम नारायण चौधरी ने किया। कुछ समय बाद सरकार ने नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर भी रोक लगा दी, तो फिर इसने तरुण राजस्थान के नाम से इस संस्था ने समाचार पत्र का प्रकाशन किया और इसका जो है संपादन जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया था। राजपूताना मध्य भारत सभा की बात करते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 ईस्वी में हुई थी। इसमें भी विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बाडेट और जमनालाल बजाज के द्वारा यह संस्था स्थापित थी, राजपूताना मध्य भारत सभा। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। विजय सिंह पथिक देसी राज्य लोक परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे थे। विजय सिंह पथिक जो है देसी राज्य लोक परिषद के उपाध्यक्ष रहे थे और वीर भारत सभा
की स्थापना इन्होंने 1910 ईस्वी में करी थी। वीर भारत सभा की स्थापना भी उनके द्वारा 1910 में की गई थी। 2000 युवकों को क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए तैयार किया गया था। इसके द्वारा वीर भारत सभा के द्वारा 2000 युवकों को क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए तैयार किया गया था वीर भारत सभा के द्वारा, और इस सभा की स्थापना 1910 में की गई थी। इसमें भी विजय सिंह पथिक ने अपना योगदान दिया था। इनकी प्रमुख पुस्तकों की बात करें, विजय सिंह पथिक की जो पुस्तक है, कौन कौन सी पुस्तक लिखी इन्होंने लिखी है व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स, पथिक प्रमोद, पथिक निबंधावली, पथिक विनोद, प्रहलाद विजय और कल्पना कपोल नाम की पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी। एक बार दोबारा देख लें इनकी पुस्तक। विजय सिंह पथिक ने जो पुस्तक लिखी थी वो कौन कौन सी पुस्तक लिखी है? इन्होंने लिखी है व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स, पथिक प्रमोद, पथिक निबंधावली, पथिक विनोद, प्रहलाद विजय और कल्पना कपोल नाम की पुस्तकें जो है विजय सिंह पथिक के द्वारा लिखी गई थी। और विजय सिंह पथिक का जो देहांत है 1954 ईस्वी में अजमेर के अंदर हो गया था। विजय सिंह पथिक का देहांत 1954 में अजमेर के अंदर हो गया था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, मोस्टली प्रमुख सभी क्रांतिकारी हमने शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन स्वतंत्रता के सेनानी, स्वतंत्रता में क्रांति में काम आने वाले अनेक क्रांतिकारी थे, इन सबको शामिल करना संभव नहीं था। लेकिन हमने जो प्रमुख क्रांतिकारी थे जिनमें के एग्जाम के अंदर जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी हमने शामिल किए हैं, और मेरे हिसाब से कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं रहेगा। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर दें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।